कहते हैं हर किसी की एक कहानी होती है, पर मुझे क्या पता था कि मेरी कहानी मेरी मौत से शुरू होगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने जीवन की सच्ची घटना जो मेरे ऊपर बीती है। कुछ लोगों को लगेगा शायद कि ये मजाक कर रहा है या फिर झूठ बोल रहा है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल सच्ची घटना है जो मेरे साथ खुद मैंने फेस की अपनी लाइफ में। दोस्तों, ये बात है 2015 की। 2015 में मेरे एग्जाम चल रहे थे और मेरा सेंटर पड़ा था मध्य प्रदेश एमपी में, और जगह का नाम था छिंदवाड़ा। तो जब मैं एग्जाम देने गया तो छिंदवाड़ा में मेरी मौसी रहती हैं, उनके घर में रुका। तो वहां पर ना थोड़ा जो एरिया है वो कच्चा पक्का सा ही है, थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा वेल बिल्ड नहीं है। हरियाली है, अच्छी बात है, हरा भरा एरिया है बहुत, लेकिन थोड़ा गांव टाइप का है वो जो एरिया है। और वहाँ कुएं वगैरह भी हैं, सारी चीजें हैं। और कहते हैं लोग कि वहाँ पर भूतों का आना जाना भी लगा रहता है। तो मुझे पहले विश्वास नहीं था इन सब चीज़ों पे, मैं यार बिलीव बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन जब मेरे साथ हुआ तब मुझे यकीन होने लगा। असल में हुआ क्या, एक दिन मैं रात को अकेले बैठा पढ़ रहा था, सब सो गए थे, मेरे एग्जाम्स थे तो मुझे तैयारी करनी थी। अचानक से रात को आवाज आती है। पहले मुझे लगा कि शायद वहम होगा, मैंने इग्नोर कर दिया। फिर दोबारा से आवाज आई और मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बिल्कुल मेरे कान के पीछे आकर और कान में फुसफुसा रहा है बिल्कुल। और आवाज क्या थी, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। बिल्कुल सेम यही आवाज थी, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। अब मैं भाई डर गया एकदम। मैंने पलट कर देखा। कहते हैं कि ऐसे टाइम पर पलट कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन दिमाग जो होता है ना भाई, काम नहीं करता बिल्कुल भी ऐसे टाइम पर। मैंने तुरंत ही पलट कर देखा पीछे कोई भी नहीं था। अब मैं भाई बिल्कुल पसीना पसीना होने लगा और समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, मौसी को जगाऊं, मौसा को जगाऊं, किससे बात करूं, समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने जाके पानी पिया फ्रिज में से, और आकर के थोड़ा मैंने अपने आप को कूल माइंड किया। मैंने कहा यार चल छोड़, कोई नहीं, हो सकता है मेरा वहम हो। तसल्ली दी अपने आप को, क्योंकि बहुत ज्यादा बिलीव तो मैं करता ही नहीं था। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से पढ़ने लगा भाई। थोड़ी देर बाद, करीब ऐसे 5 से 7 मिनट हुए होंगे बस, फिर से आवाज आई। और इस बार क्या हुआ कि आवाज आती है, आवाज आने के बाद मुझे फील हो रहा है कि बोलते बोलते कोई बंदा पीछे को जा रहा है। बंदा क्या, मतलब लड़की की आवाज थी यार, क्लियर सुनाई दे रही थी। मतलब वो लड़की कान में बोल के और पीछे की तरफ जा रही है वापस, ऐसा मुझे फील हुआ। तो मैंने तुरंत ही दोबारा से फिर से देखा पीछे को, कोई नहीं था, लेकिन आवाज जो थी ना वो गेट के पास से आ रही थी। अब जब मैंने पीछे पलट के देखा तो जो आवाज थी गेट के पास से आ रही थी। तो मुझे लगा कि शायद बोल के और लड़की बाहर जा चुकी है। तो मैं तुरंत ही भगा गया बाहर, और बाहर जाके देखा। मैंने कहा यार ये है क्या। तो वहां पे एक पेड़ था, किस चीज का पेड़ था वो, आई थिंक पीपल का था, पीपल या बरगद का पेड़ था। नहीं, बरगद के पेड़ पे तो जड़ाएं होती हैं, पीपल का पेड़ था वो। काफी पुराना पेड़ था भाई वो, मतलब इतना मोटा तो उसका तना था, और वो लगा हुआ था बाहर। और वहीं पास में कुआं भी था। तो वहां जाके वो जो आवाज थी ना वो बंद हो गई। अब मैंने देखा भाई, काफी इधर उधर देखा, थोड़ा सा बाहर भी गया, पेड़ के चारों तरफ घूम के देख लिया, कोई नहीं दिखा मुझे। कोई बात नहीं, वहां से फिर भाई डरते डरते मैं वापस आ गया अंदर। वापस आया तो फिर थोड़ी देर बाद मुझे आवाज आती है पजेबों की, छन छन छन, जैसे कोई चल रहा हो, भाग रहा हो, इस तरीके से आवाज आने लगी पजेबों की। और टाइम था करीब रात के 2:45 बजे के आसपास की बात है। हाँ, 2:40 2:45 के आसपास की बात है। तो जब भाई छन छन की आवाज आने लगी तो
तो मैं वापस गया बाहर। बाहर जाके देखा तो वहां पर एक लड़की बैठी थी, सफेद से कलर के उसने कपड़े पहन रखे थे और सिर उसका नीचे था। मतलब ऐसे बैठी थी जैसे नाटकों में फिल्मों में दिखाते हैं ना, ऐसे करके बैठ जाती है, बिल्कुल वैसे बैठी हुई थी। तो मैं उसके ना मतलब रोने की आवाज आ रही थी हल्की हल्की, जैसे सिसकियां भर रही हो। तो मुझे लगा कि शायद आसपास में रहती होगी, पति के साथ झगड़ा हो गया होगा तो आके रो रही है। तो मैंने उससे पूछ लिया क्या हो गया, क्यों रो रही हो, कौन हो। कौन होगा तो उसने जवाब दिया नहीं, बस उसने इतना बोला कि कुछ नहीं, मेरी परेशानी है, मैं ही समझूंगी बस। अब भाई उसने ऐसा बोला तो मुझे भी समझ नहीं आया यार मैं क्या बोलूं। मैं वहां पर नया नया था, किसी को ज्यादा जानता भी नहीं था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, अंदर आ जाओ, मैं मौसी को जगा देता हूँ, आप बात कर लेना। कहती है नहीं नहीं, मुझे अंदर नहीं आना। कोई बात नहीं भाई, अब मैं उससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता था। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने कहा तुम्हारा घर कहाँ है। कहती है यहीं पास में रहती हूँ मैं। मैंने कहा अब भाई रात ज्यादा हो रही है, अब घर चली जाओ, यहाँ रात में रोने से क्या फायदा। कह रही ठीक है। वो मेरी बात मान के उस टाइम तो भगवान जाने देखो वहां से गई या नहीं गई, मुझे उसने कहा कि ठीक है मैं चली जाती हूँ। ठीक है, अब उसने ठीक है बोला, मैं वापस अंदर आके पढ़ने लगा भाई। फिर उसके बाद मुझे कोई आवाज नहीं आई। अगले दिन फिर वही सीन हुआ, रात को करीब 1:30 बजे के आसपास की बात है। मैं भाई तैयारी कर रहा था, अपनी पढ़ाई कर रहा था। फिर दोबारा से आवाज आती है मेरे कान के पास, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ। भाई ये आवाज सुनी, फिर से मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए भाई। मैं अकेला बैठा हुआ वहां पे, कोई भी नहीं था मेरे आसपास। एकदम शरीर में ऐसा करंट सा दौड़ा, रोंगटे खड़े। मैंने देखा भाई पीछे मुड़ के, कोई भी नहीं। इस बार मैंने इंतजार नहीं करा दोबारा आवाज आने का, मैं सीधा बाहर की तरफ गया। अब बाहर गया तो वहां पे वो लड़की दोबारा बैठी हुई, सेम कपड़ों में। तो कपड़ों का तो मैंने ज्यादा कुछ माइंड नहीं करा, मैंने कहा यार हो सकता है ना ही हो, कोई बात नहीं। तो मैंने उससे दोबारा पूछा, लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी, वो चुपचाप बैठी थी। जो पेड़ था ना जो बरगद का, उसके चारों तरफ चबूतरा बना हुआ है, तो उसके ऊपर बैठी हुई थी वो आराम से, रो नहीं रही थी इस बार। और वो शादीशुदा भी नहीं थी, कुंवारी थी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आज क्या हुआ, आज कैसे तुम सोते नहीं हो रात में। तो वो कहती है कि मेरा तो सारा दिन ऐसे निकल जाता है, रात में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा सा इधर उधर घूम लेती हूँ। मैंने कहा यार दिन में करती क्या हो, तुम पढ़ाई करती हो क्या। कहते नहीं मैं स्कूल नहीं जाती, और भी बहुत काम है मेरे पास। मैंने फिर ज्यादा पूछा नहीं, मुझे लगा भाई हो सकता है घर वाले काम करवाते होंगे, घर का काम रहता होगा, टेंशन ज्यादा रहती होगी, तो मैं किसी की लाइफ में क्यों इंटरफेयर करता यार। मैंने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, लेकिन मैंने उससे पूछा कि यार फिर डेली डेली मतलब तुम यहाँ आके बैठती हो, कोई वजह तो होगी। कहती है नहीं वजह कोई खास नहीं है, बस मैं तुम्हें देखने आई हूँ। अब मेरे यार दिमाग में ये बात चले कि यार मुझे आए हुए भी 3-4 दिन हुए हैं, ये मुझे देखने क्या आई है। फिर दूसरी बात दिमाग में ये चले कि यार कई बार होता है ना कि दिल्ली से जब बंदा जाता है गाँव में, तो आसपास के लोग थोड़े से ऐसा ऐसे रहते हैं कि मतलब यार दिल्ली से आया बंदा, देखने चलते हैं कैसा है क्या है, कैसे रहता है, क्या खाता है पीता है, क्या कपड़े पहनता है। गांव के लोगों में थोड़ा ऐसा रहता है। तो मुझे लगा शायद ऐसी कुछ बात होगी, तो मैंने उस बात को भी जाने दिया। भाई धीरे धीरे डेली उससे मेरी ऐसी मुलाकात होने लगी, लेकिन वो मिलती हमेशा रात के टाइम ही थी, और करीब 12-13-15 मिनट की हमारी मुलाकात होती थी, बातें होती थी। उसके बाद अचानक ही वो गायब हो जाती थी। अचानक बात करते करते, जैसे मेरे बराबर में बैठी है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, या फिर मैं उसके सामने खड़ा हुआ हूँ, वो बैठी हुई है, या मैं बैठा हूँ वो खड़ी है, और हम बात कर रहे हैं आपस में।
बात करते करते अचानक ही 12 से 15 मिनट के बीच में, 12 मिनट 13 14 15 इन इतने मिनट में वो बात करते करते ही अचानक गायब हो जाती थी। या तो शायद मुझे लगता है कि उसका टाइमिंग इतनी होती होगी, इससे ज़्यादा वो रुक नहीं सकती थी किसी इंसान के पास। तो जब काफ़ी दिन हो गए, हमें करीब करीब 4-5 दिन हो गए मिलते मिलते, तो मुझे डाउट तो था कि यार अचानक गायब हो जाती है, मगर मैंने उसको जाहिर नहीं होने दिया कभी। ना मैंने उससे अगले दिन कभी ये जानने की कोशिश करी कि तुम अचानक गायब कैसे हो गई, या फिर तुम कौन हो, क्या हो। कुछ मैंने उससे क्वेश्चन आंसर करे ही नहीं, क्योंकि यार वो सुंदर ही इतनी थी, मतलब आप लोग भी देखते तो आपका भी मन फिसल जाता। लेकिन मैंने अगले दिन है ना अपनी मौसी से पूछा, मैंने कहा मौसी, यहाँ पे कोई अंजलि नाम की लड़की है क्या आसपास? कहते हैं नहीं तो। मैंने कहा याद करो, कोई लड़की है और ऐसे ऐसे उसका घर है, उसने अपने मम्मी पापा का नाम भी बताया था मुझे। मैंने कहा सोमपाल नाम का कोई आदमी है और उसकी लड़की है अंजलि। कहती है, मौसी कहती है तू कैसे जानता है सोमपाल को? मैंने कहा कुछ नहीं, बस सुना था मैंने, तो मैं बस ये पूछ रहा था कि अंजलि को जानती हो क्या तुम? तो मौसी कहती है कि हाँ, उसको तो पूरा गांव जानता है। अभी पिछले साल की तो बात है, उसने जो हमारा पीछे वाला कुआं है उसके अंदर कूद के सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। भाई जब मैंने ये बात सुनी तो यार मेरे तो सच में पैरों तले जमीन खिसक रही थी यार। मैंने कहा मैं इतने दिनों से जिससे मिल रहा हूँ वो इंसान है ही नहीं। लेकिन मुझे डर नहीं लगा बहुत ज़्यादा। वो क्यों नहीं लगा? क्योंकि एक तो मैं ज़्यादा मानता नहीं था इन चीज़ों में, ठीक है, और दूसरी चीज़ इसलिए डर नहीं लगा क्योंकि मुझे पहले से डाउट था मन में कि शायद ये इंसान नहीं है, क्योंकि वो अचानक उसका गायब हो जाना है ना, और बीच बीच में एक नेगेटिव वाइब्स आना मुझे किसी का, मतलब जैसे कभी उसकी आवाज़ आ रही है, आवाज़ मुझे खींच के लेके जा रही है, तो वो चीज़ है ना, थोड़ा सा मुझे डाउट थी मन में, डाउट था मन में कि शायद इंसान तो नहीं है, कोई इंसान ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता, इतनी पावर नहीं रखता। तो इसलिए मुझे ज़्यादा मतलब अचंभा नहीं हुआ इस चीज़ का। मुझसे ने पूछा कि तू क्यों पूछ रहा है उसके बारे में? मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे आज सुना था 2-3 लोगों को बात करते हुए, तो इसलिए पूछ लिया। कह रही तो अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ने आए हैं यहाँ पे, इधर उधर के लोगों पे ध्यान मत दे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब भाई अगले दिन फिर वही हुआ। अब क्या हुआ था कि पहले तो मैं तैयारी करने के लिए पढ़ता था एग्ज़ाम की, लेकिन अब क्या था भाई, अब मैं स्पेशली पढ़ाई इसलिए करता था कि उसकी आवाज़ आए और मैं जाकर के उससे बात करूं। मेरा जो मेन मोटिव था ना रात में किताबें लेके बैठने का, वो ये था कि उसकी आवाज़ आएगी, मैं जाऊं उससे बात करूं, क्योंकि मुझे उससे बातें करना अच्छा लगने लग गया था भाई, सच बता रहा हूँ। अभी भी कभी कभी सोचता हूँ ना तो यार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और खैर आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं उसकी आवाज़ फिर आई 1:30 से 2 बजे के बीच में, उसकी आवाज़ मुझे आती थी डेली। मैं गया वापस बाहर की तरफ। उस दिन उसने मुझसे पूछा, क्योंकि भाई वो आत्मा थी और आत्मा हमेशा हमारे चारों तरफ घूमती रहती है, हमें नहीं पता होता। ये चीज़ आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, बहुत से लोगों ने ये चीज़ एहसास भी कर रखी होगी। तो जब मैं दोपहर को मौसी से बात कर रहा था ना, उस टाइम पे अंजलि ने वो सब कुछ सुन लिया था और उसे पता चल गया था कि मैं जानता हूं कि अंजलि इंसान नहीं है बल्कि एक आत्मा है। तो उस रात को अंजलि ने खुद मुझसे बोला कि तुम मेरी सच्चाई जानते हो ना? मैंने कहा कौन सी सच्चाई? मैं थोड़ा सा अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा कौन सी सच्चाई? कहती है देखो, झूठ मत बोलो और मुझे पागल बनाने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि दोपहर को जब तुम अपनी मौसी से बात कर रहे थे तब मैंने सब सुन लिया था। तो फिर जब उसने ये बात बोल ही दी तो फिर यार मेरे भी मन में
ये आ गया। मैंने कहा यार अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने उससे बोला, मैंने कहा हाँ जानता हूँ, लेकिन ये बात अगर तुम मुझे अपने मुंह से बताती तो ज़्यादा अच्छा लगता। मैंने थोड़ा सा हंस के बोला उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में मेरे दुख दुख हो रही थी भाई। मेरा पिछवाड़ा थोड़ा सा ना दम निकल रहा था मेरा। तो क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था मेरे जीवन में यार कि मैं किसी भूत से आमने सामने बातें कर रहा हूँ और पता नहीं कितने दिनों से कर रहा हूँ। क्या पता भाई वो कब मुझे ही मार के अपने साथ ले जाती, कुछ नहीं पता था। इसलिए थोड़ा सा ना मेरे पिछवाड़े में से दुख दुख हो रही थी। तो फिर भी मैंने उससे ना हंसते हुए पूछा, बोला, मैंने कहा यार पता तो है मुझे तुम्हारे बारे में, लेकिन अगर ये बात तुम मुझे बताती ना अपने मुंह से तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता, दिल को सुकून मिल जाता। और जब ऐसे हंस के मैंने बोला ना उसको, तो जो उसकी एक मतलब हेजिटेशन सी लग रही थी ना कि मतलब यार इसको पता लग गया कि मैं भूत हूँ तो शायद अब पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा या फिर मुझसे बात नहीं करे, ऐसे जो उसकी एक हेजिटेशन चेहरे पे दिख रही थी वो ख़त्म हो गई। वो मुझसे थोड़ी सी फ्रैंक होने लगी और बातें करने लगी, नॉर्मल की तरह कैजुअल बातें कर रही थी जैसे पहले हम करते थे, ऐसे ही बातें हो रही थी हमारी। तो अचानक ही उसने मुझसे पूछा कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो क्या? मैंने कहा करने तो नहीं लगा, लेकिन शायद होने लगा है। कहती है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने कहा गर्लफ्रेंड मतलब उसने बोला कि तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है नहीं क्या? मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं है। कहती है घर में कौन कौन है? मैंने कहा मम्मी है, पापा हैं और 3 सिस्टर हैं। कहती है कि फिर तो हमारा साथ होना मुमकिन ही नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्यों? ऐसी क्या बात होगी यार? करिए इसमें प्रॉब्लम यह है कि देखो तुम इंसान हो और मैं आत्मा हूं, हमारा मिलन तो हो नहीं सकता। आज तक तुमने मुझे छूने की कोशिश भी नहीं की। अगर छू के देखते तो तुम्हें पता चलता कि हमारा मिलन पॉसिबल नहीं है। मैंने उसी टाइम उसको छू कर देखा, लिटरली भाई मैंने उसको छूने की कोशिश की सामने से, लेकिन जैसे मैंने छुआ वहां कुछ भी नहीं था। मतलब मैं उसको देख रहा हूँ आंखों से, लेकिन जब छू रहा हूँ तो कुछ भी नहीं है। मेरा हाथ बिल्कुल सीधा चल रहा है ऐसे, जैसे होता है ना कि सामने एक इंसान खड़ा है और हम उसको टच करेंगे तो हमारा हाथ टच होने के बाद रुक जाएगा उस पर, लेकिन नहीं, हाथ रुक ही नहीं रहा, आर पार जा रहा है जैसे कि सामने कुछ है ही नहीं। अब मैं भी थोड़ा सा टेंशन में आ गया। मैंने कहा यार कोई तो रास्ता होगा ऐसा, क्योंकि अब तुमसे थोड़ा सा अटैचमेंट इस तरीके का हो गया है कि अगर मैं किसी और लड़की के बारे में सोचूं या फिर कोई और मेरी लाइफ में आने की कोशिश करे तो शायद अब ये वाली बात आएगी नहीं यार, क्योंकि पहला प्यार पहला ही होता है। तो वो भी थोड़ी सी टेंशन में थी। उसने मुझसे बोला कि देखो एक ही तरीका है, अगर तुम्हें मेरे साथ पूरी लाइफ स्पेंड करनी है तो तुम्हें अपनी लाइफ खत्म करनी है। अब उसकी ये बात सुन के मैं थोड़ा सा शॉक था कि यार ये बोल क्या रही है, शायद इसे पता ही नहीं है ये बोलना क्या चाह रही है कि लाइफ शुरू करने के लिए लाइफ खत्म करनी पड़ेगी। गूज़ बम्स आ रहे हैं यार बताते बताते। अब जब उसने बोला ना कि मेरे साथ अगर लाइफ स्पेंड करनी है तो लाइफ खत्म करनी पड़ेगी, मैंने कहा इसका मतलब क्या है यार? कहती है कि देखो तुम इंसान हो, मैं आत्मा हूं, मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं आ सकती, मैं दोबारा से इंसान नहीं बन सकती, लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है कि तुम इंसानी शरीर छोड़ के आत्मा बन सकते हो। तो ये चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। तुम अपना शरीर छोड़ के आत्मा में कन्वर्ट हो जाओ और मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे साथ जितने भी लाइफ है ना वो सब स्पेंड करूँगी। और मैंने कहा तुम्हारी लाइफ है कितनी?
करिए हमारी लाइफ की कोई लिमिट नहीं है, हम तो एट द एंड हैं। जब तक दुनिया है तब तक आत्मा रहती है, और मैं एक ऐसी आत्मा हूँ जो अकाल मृत्यु में मरी है। मेरा टाइम नहीं आया था, मैंने सुसाइड किया था टाइम से पहले ही कुएं में कूदकर, और इस वजह से मैं आत्मा बन चुकी हूँ। और मैं आत्मा बनकर तब तक रहूंगी जब तक कि मेरा जो समय कुदरत ने लिखा हुआ था वो पूरा नहीं हो जाता। जो मेरी उम्र लिखी हुई थी वो पूरी नहीं हो जाएगी, तब तक मुझे आत्मा बन के घूमना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार, अब मान लो तुम्हारी उम्र कितनी है अभी? करे जिस टाइम मेरा मतलब जिस टाइम मैं मरी थी उस टाइम पर मेरी उम्र थी 19 साल। तो मैंने कहा यार 19 साल थी तुम्हारी, 1 साल तुम्हें मरे हुए हो गया, तो 20 साल की हो लगभग इस टाइम पे। और मान लो कि अगर तुम्हारी उम्र 30 साल ही लिखी है भगवान ने कि भाई ये लड़की 30 साल जिएगी उसके बाद मर जाना है इसको, तो इसका मतलब है कि तुम तो फिर 10 साल और रहोगी, है ना? तो और मान लो मेरी उम्र लिखी हुई है भगवान ने 70 साल, ठीक है, और मैं हूं अभी कितना 22 साल का, तो मुझे तो अभी कम से कम 48 साल मुझे और जीना है। 48 साल ना, सॉरी 48 और 22, हाँ 48 साल। इनका मुझे जीना है अभी 48 साल, तुम्हारे पास लाइफ बची है खाली 10 साल की, तो फिर मेरे मरने का क्या फायदा होगा? सोच के देखो ना। मतलब अब ये चीज देखो यार कि मैं अंदर से बिल्कुल डरा हुआ हूँ, मेरे मरने की बातें चल रही हैं, और उसके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं था मुझे मारना, एक झटके में मेरा काम वो खत्म कर सकती थी। लेकिन मैं सामने बैठ के अपनी मौत से बातें कर रहा हूँ, उससे बोल रहा हूँ, उसको चकमा देने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी मौत को सामने बैठ के। मतलब अभी भी बताते टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वही बैठी हुई है मेरे, या फिर मुझे देख रही है इधर उधर से, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं उसे बहकाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम्हारी उम्र 50 साल लिखी है तो तुम 10 साल और जियोगी, सॉरी 30 साल अगर तुम्हारी उम्र लिखी हुई है तो तुम अभी 10 साल और 10 साल की मेहमान हो। और मेरी उम्र अगर 70 साल लिखी हुई है तो मैं 48 साल का मेहमान हूँ। अगर मैं तुम्हारे लिए मर भी जाता हूँ तो 10 साल बाद तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी यार। फिर उसके बाद जो बाकी के 38 साल रहेंगे मेरे पास, उन 38 सालों में मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो तुम भी नहीं रहोगी और फैमिली भी नहीं रहेगी। तुम्हारे लिए मैं अपनी फैमिली को भी छोड़ दूंगा, क्योंकि जब मैं मर ही जाऊंगा तो फिर फैमिली के पास तो रहूंगा नहीं। तो यार ये तो फिर मेरे साथ नाइंसाफी होगी ना। इससे तो बढ़िया ये है ना कि मैं जिंदा भी रहूं, तुमसे मिलता भी रहूं, तुमसे बातें भी करता रहूं, ये ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर हम मान लो आत्मा बन के भी अगर मिलते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमें अपना परिवार बड़ा करना है या फिर हम बच्चे कर सकते हैं, कोई ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारा फिजिकल अटैचमेंट तो कुछ रहेगा ही नहीं, तब भी हमें बातें ही करनी है और अभी भी बातें करनी है। तो मुझे तो ये रास्ता ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि अभी क्या है कि मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ, है ना, तुम्हारी आवाज़ सुन सकता हूँ और अपने लोगों के बीच में रह सकता हूँ। तुम भी अपना दिन के टाइम में जहाँ भी अपना समय बिताती हो फ्री हो बिल्कुल, आपके लिए कोई अटैचमेंट, तुम्हारे लिए कोई बाउंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, और मेरे ऊपर भी तुम्हारी कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं मर जाता हूँ और मरने के बाद हम साथ में रहते हैं तो हम जहाँ जाएंगे साथ में जाएंगे, कोई अपनी मर्जी का काम नहीं कर सकते। और यार इंसानों में जिस तरीके से होता है ना कि जब कपल बन जाते हैं, कपल बनने के बाद एक दूसरे की जो खूबियाँ होती हैं जो शादी से पहले अच्छी लग रही होती हैं, वही चीज़ें शादी के बाद खटकने लग जाती हैं। मैंने कहा यार ऐसा हमारे साथ भी तो हो सकता है ना। जब हम मरने के बाद कपल बनेंगे तो हो सकता है कि अभी मुझे जो तुम्हारी बातें अच्छी लग रही हैं वो फिर बाद में बुरी लगने लग जाए, या तुम्हें मेरे अंदर जो अच्छाइयाँ अभी दिख रही हैं वो फिर तुम्हें बुरी लगने लग जाए। तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। तुम्हें अपनी दुनिया में रहना चाहिए, मुझे अपनी दुनिया में रहना चाहिए, लेकिन कनेक्शन में रहना चाहिए, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए, बातें करनी चाहिए, अपने दिल की बातें शेयर करनी चाहिए।
ये ज़्यादा ऑप्शन बेटर है मेरे हिसाब से। अब भाई उसने मेरी बातों को समझा और अचानक से, मतलब वही मैंने बताया था ना कि वो 12 से 15 मिनट के बीच में गायब हो जाती थी, अचानक से वो गायब हो गई वहां से। और भाई जैसे वो गायब हुई, मैं तुरंत ही खड़ा हुआ उस स्लिप से और जाके अपना भाई किताबें विताबें छोड़ी मैंने। मैं जाके सीधा रूम में चादर ओढ़ के सो गया भाई, मतलब लेट गया। डर के मारे नींद तो नहीं आई, लेकिन कब लेटे लेटे मेरी आंख लगी मुझे पता नहीं चला। सुबह मुझे मौसी ने उठाया। मौसी कहती है कि अरे उठ जा, इतना टाइम हो गया, आज कैसे इतनी देर तक सो रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं मौसी, आज 3-4 दिनों की थकान है तो शायद नींद इसलिए वैसे गहरी नींद लगी मेरी। मौसी ने बोला कोई बात नहीं, चल उठ जा, कोई नहीं, नाश्ता पानी कर ले, नहा धो ले। ठीक है भाई, मैं चला गया नहाने। अब भाई मेरा उस दिन लास्ट पेपर था, ये मेरे लक बाय चांस की बात थी, लास्ट पेपर था। मैं दिन में अपना वो पेपर दे करके आया और मैं वहाँ भाई रुका ही नहीं, लिटरली भाई मैंने बस मौसी को मना कर दिया। मैंने कहा मौसी मैं जा रहा हूँ, घर से कॉल आ गई अर्जेंट, मुझे जाना पड़ेगा। मौसी कहती है रुक जा, मैं बात कर लेती हूँ मम्मी से। मैंने कहा अब तुम करती रहना बाद में, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना पड़ेगा, मम्मी ने अर्जेंट बुलाया मुझे। अब भाई मैंने तो वहाँ से अपना बैग उठाया, टांगा और बस निकल लिया भाई पहली फुर्सत में। ट्रेन पकड़ के अपना घर आया दिल्ली। और घर आने के बाद मम्मी ने बोला कि क्या हो गया, मौसी का फ़ोन आया था। मैंने तो तुझे कोई फ़ोन ही नहीं करा, झूठ क्यों बोला तूने। मैंने कहा मम्मी सब कुछ बताऊंगा, मैं तसल्ली से बताऊंगा, मुझे पहले सांस लेने दो भाई, मुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ है वहाँ पे। मम्मी डर गई है सुन के, ऐसा क्या हो गया मेरे लड़के के साथ। फिर मैंने अगले दिन मम्मी को बताया धीरे धीरे सब कुछ। मम्मी ने बोला कि बेटा तूने बिल्कुल ठीक करा, अच्छा हुआ तो सीधा यहाँ पर आ गया, लेकिन मुझे एक बार कॉल करके बता तो देता। मैंने कहा कोई नहीं, मैं आ गया ना, छोड़ो अब जो हो गया हो गया। फिर उसके बाद मम्मी ने मुझे एक ताबीज़ ला के दिया कहीं से, मंदिर में से, हनुमान जी का था वो, बजरंगबली जी को बहुत मानता हूँ, तो उनके नाम का एक ताबीज़ ला के दिया, मैंने अपने गले में बांध लिया और उसके बाद मुझे उसने कभी परेशान नहीं करा भाई। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई होती तो आप उस टाइम पर क्या करते भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना।